हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है 2024 की काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, जो 2024 का प्रीलिम्स में आप ईयर हो रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट और जो है कि गुरु बान की जो होती है चीज़ें लेने के लिए सबसे पहले बात ये होती है कि हमें अपना टाइम पीरियड मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम पीरियड मैनेज करने का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि आप कितनी जल्दी अपने सिलेबस को रिमाइंड कर पाते हो। जनरली होता क्या है, नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका बड़ा ही एक अलग तरीका होता है, वो चीज़ों को टच नहीं कर पाते हैं। स्टैटिक्स पार्ट को अलग तरीके से स्टडी करते हैं और करंट अफेयर्स को अलग तरीके से स्टडी करते हैं। प्रीलिम्स या मेंस या कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अहम जो बात होती है उसमें ये होता है कि करंट अफेयर विद स्टैटिक के साथ आपका स्टडी होना चाहिए। आज यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की टॉपिक लेकर के। ये आपका 2024 में जो प्रीलिम्स होने वाला है आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एकदम टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको इलेबोरेट भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा जिस सब्जेक्ट को लेकर के, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, सिया सेंटर दिल्ली का जो ये स्पॉन्सर्ड तरीके से है। और जो मैं यहाँ पे पीडीएफ लेकर के मैटर बात कर रहा हूँ, जो विजन आईएएस का मैं मैटर लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है इस तरह का। हमारा कोई प्रॉफिट कमाना या फिर इस तरह की कॉमर्शियल या फाइनेंशियली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जो मैंने इस मैगजीन्स के थ्रू, जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मैगजीन थी उसके थ्रू जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया, जो अपने नॉलेज मैंने गेन किया, वो अलग बात है कि फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है 2014-15 में विजन आईएएस का एकदम मतलब बहुत कम लोग जानते थे, और 2014-15 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा, 2016 का शायद, मैं जहाँ तक जानूँ 15 या 16 का, यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से पूछा था। 100 क्वेश्चन में 70-75 क्वेश्चन जो थे वो पूरी तरह से करंट अफेयर्स थे। उस सभी को करंट अफेयर जो है कि आपका विजन आईएएस से पूछा गया था। जो 365 जो कि आपका मैगजीन निकालती है विजन आईएएस, एग्जाम से 2 महीने पहले तक का, ठीक है। तो पिछले 1.5-2 साल का मैगजीन कंपाइल करके ये जो है कि बहुत ब्रीफ में, नेट सेल में जो कि देते हैं, बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन यूजफुल उनके लिए होता है जो अच्छी तरीके से बुक्स को स्टडी कर रखे हैं। और दूसरी तरफ जो स्टडी नहीं किए उनको तब फायदा होगा जब कोई पढ़ा हुआ एक टीचर, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ टीचर, जब इनको आपके साथ शेयर करने के लिए जो कि आपके पास आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा है, मैंने डीडी क्या बोलते हैं, दत्त सुंदरम मिश्रा एंड पूरी, फिर उसके बाद रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, फिर उसके बाद शंकर आईएएस का की कंसेप्ट इकोनॉमिक, सभी बुक्स मैंने पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे को भी कई बार पढ़ा है मैंने। तो इस हिसाब से जब मैं इसको बात करूंगा लेकर के, आपको एक तरह के मॉकटेल टाइप में बना करके मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आज जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसमें मैक्सिमम हम 6 से 7 लेक्चर डिस्कस करेंगे। लंबी लेक्चर्स होंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंसीडर करते हैं। राइट, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम डिस्कस करें। सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं अगर विजन आईएएस को कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे मैं पहले ही अपोलाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहिए, मेरा कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका मैटर है, आपका इस पर कॉपी राइट्स है, डोंट वरी, नो बडी कैन क्लेम, ठीक है। तो विजन आईएएस से अगर कोई प्रॉब्लम है हमसे, हमारे लेक्चर से, तो मैं उससे एडवांस में जो है कि सॉरी बोलता हूँ। बट इतना ज़रूर है कि विजन आईएएस से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन किया है आपके मैटर के थ्रू, मैं उसी अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को उन बच्चों तक देना चाहता हूँ जो वास्तव में मैटर तो होता है बट उसको पकड़ नहीं कर पाते हैं, उस पर अपनी कमांड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम उसको सिखाएंगे और कैसे चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स का आ रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इकोनॉमिक्स के सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ कि क्या क्या कंटेंट होंगे, तो ले करके हम बात करते हैं। जैसे जीडीपी के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले मेरा लेक्चर यही होगा, लेक्चर नंबर 1 यही होगा। फिर लेक्चर 2 में हम फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट स्किल की बात करेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर 4 में बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक लेक्चर 2 होगा और लेक्चर जो 4 होगा, ये दोनों की कॉम्बिनेशन होगा। फिर उसके बाद पेमेंट सेटल सिस्टम,
पेमेंट सिस्टम एंड द फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में सिक्स लेक्चर में हम बात करेंगे। सेवन्थ लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर के बात करेंगे। और उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में हम जो बात करेंगे माइनिंग एंड इंडस्ट्री को लेकर के हम बात करेंगे। नौ लेक्चर नंबर 9 होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो आगे चलेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। फिर 11th में एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और 12th जो लास्ट है बिजनेस इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, ये लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 10 से 12 लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसमें आपको पूरी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये मैगजीन मैंने क्यों सेलेक्ट किया और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर अलग पब्लिकेशन का मैंने क्यों नहीं किया। तो इनका जो फोकस होता है जनरली ये होता है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स के लिंक करके हम एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए होते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले हम 10 साल की अगर हम बात कर लें तो उसमें मान लीजिए कि जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स में अगर बात किया जाए कितने परसेंटेज क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, तो इसमें 100 क्वेश्चंस जो होता है टोटल सब्जेक्ट का, उसमें से 15 से लेकर के 17 क्वेश्चन, तो 15 से लेकर के 17 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ये आपके जो है कि इकोनॉमिक्स के आधार पे बेस्ड होते हैं। और इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक साल की न्यूज में मेंशन कहीं ना कहीं किए गए होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करता हूँ। बचे हुए जो 5 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं ये दोस्तों ऐसे स्टैटिक्स के सवाल होते हैं। और स्टैटिक्स के सवाल होते हैं तो उसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा तो यहाँ पे लेकर के पहला लेक्चर जो हमारा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के हम बात करेंगे जो हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर चाहूँ तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको लेकर के बात करूँगा, बट नहीं, मैं टू दी मैगजीन्स में ही नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा करके आपसे बात करूँगा। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस पता होगा, तब जाकर के आप चीज़ों को कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने नितिन सिंघानिया की बुक्स से लेकर के मैंने लेक्चर्स बताए भी हैं। मैं वहाँ पे आपको इस लेक्चर में नीचे लिंक से दे दिया जाएगा, सीएस सेंटर का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ से जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बावजूद मैं आपकी स्टडी को अधूरी नहीं छोड़ूंगा, पूरा बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे लेकर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है। मैं जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, ठीक है, 2024 में जो प्रीलियम्स होने वाले हैं किनके, IAS का, PCS का होने वाला है, RO, ARO एंड इसके बाद जो है कि RO ARO के बाद जो है कि आपका CAPF का होने वाला है, जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको। तो इसमें हमने जो लेक्चर नंबर 1 में या फिर सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हम बता दें सब्जेक्ट जो है हमारा सेलेक्ट किया है हमने इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे और इस पे जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा या टॉपिक जो है आज की टॉपिक टॉपिक जो है ये ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो टॉपिक, ये दो इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगा। सपोज करिए ये इतना बड़ा डायग्राम है, फिर उसके बाद एक और छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम से बना देते हैं। एक रेड कलर से बड़ा डायग्राम है और छोटे छोटे ब्लू कलर से हैं। तो ये जो ब्लू कलर्स के हैं ये जो डायग्राम, तो इसमें हम देखिए अलग अलग तरीके से बना रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, इस चीज़ से लेकर के। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, जो रेड कलर से है इसको आप डेवलपमेंट का वर्ड दे सकते हो, डेवलपमेंट का नाम दे सकते हो। और दूसरी चीज़ जो ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, इनको आप जो है कि को बोल सकते हो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। तो कहने का मतलब कई ग्रोथ मिल करके आपका एक डेवलपमेंट होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं। तो कई ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे मैंने कह दिया ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, पहला ए बॉक्स ए है, बॉक्स, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बॉक्स ए है, यहाँ पे बॉक्स बी है, बॉक्स सी है और डी है। ठीक है। तो जो यहाँ पे बॉक्स ए की बात कर रहे हैं तो हो सकता है एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। दूसरा बी जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपका एडुकेशन ग्रोथ की बात कर रहा हो। बॉक्स सी जो दिया है तो हो सकता है कि आपका जो है कि ग्रोथ की बात कर रहा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हो।
डी की जो बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है पॉलिटिकल ग्रोथ की बात कर रहा हो, तो कई ग्रोथ मिल करके आपका एक डेवलपमेंट का काम लाते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को कंसीडर कर लिए होंगे। एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ग्रोथ होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, राइट। जो डेवलपमेंट होता है मल्टी डायमेंशन होता है, कई चीज़ों को लेकर के चलता है। इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड है, इस वजह से नहीं करते, उनके पास पैसा इकोनॉमिक नहीं, वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और कल्चरल सभी पॉइंट ऑफ व्यू से रिच है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हालांकि कई चीज सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी हम अगर कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न कंट्री से तो बहुत पीछे हैं। जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक कैपेसिटी हमारी आप विश्व में पांचवी चौथी जो कि अर्थव्यवस्था है विश्व में, ठीक है। बट हम जब परचेजिंग पावर पारिटी ट्रिपल पी की बात करते हैं तो इंडिया G20 के सबसे लास्ट पायदान पे आता है, 20 कंट्री में सबसे नीचे पे आता है। तो इस वजह से अगर आप डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, एडुकेशन लिटरेसी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिटिकल भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडुकेशनली, कल्चरली, पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें कंसीडर करते हैं। आई होप कि आप इसको कंसीडर कर लिए होंगे, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जब एजुकेशन फील्ड में, पॉवर्टी फील्ड में, ठीक है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक फील्ड में हम अपना जो कि अच्छा एक मुकाम पे गए हैं। तो ग्रोथ में सबसे पहले अगर हम बात करें जीडीपी जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक डेवलपमेंट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद एस्टिमेट इन इंडिया। कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो आप अपने घरेलू एक वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 मई से लेकर के 31 अप्रैल तक होता है ना, शायद ऐसा कुछ करके फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, वहाँ के बीच में जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसको लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं कितना हमने उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया हमने, उस चीज़ को लेकर के करते हैं। लेकिन इसको भी कई पैरामीटर्स पे नापते हैं, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी होती है एट मार्केट प्राइस, एट प्रोडक्शन कॉस्ट। सब इसके लेकर के हम बात करते हैं, उनका स्टैटिक्स पार्ट में आपको लेकर के कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीडीपी को लेकर के। अभी देखिए न्यूज में जो रही है उस चीज़ को लेकर के कहा दिया इंडिया रिकॉर्डेड रियल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नॉमिनल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन को भी हम जो इंक्लूड करते हैं। रियल जीडीपी में प्योर जीडीपी वास्तव में जो इंडिया की रियल पिक्चर देती है कि वास्तव में कितनी डेवलपमेंट है इंडिया की, कितनी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है, वो रियल जीडीपी से ही निकल करके आता है। रियल जीडीपी जो होती है नॉमिनल जीडीपी से हमेशा कम होती है। बात समझ रहे हो, रियल जीडीपी से जो कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये आप इस तरह से कर सकते हो, रियल जीडीपी लेस देन नॉमिनल जीडीपी से बात करते हो। अब डिफरेंसेस कैसे बताते हैं, इसमें जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को निकाल देते हैं और इसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ गेहूँ की बुआई कटाई किया, गेहूँ को अच्छे वैरायटी में बना करके रखें, लेकिन गेहूँ के साथ एक मिट्टी भी मिला करके रख दिए, ठीक है। तो जब मिट्टी वाला रहेगा तो उसमें गेहूँ की मात्रा कम होगी, जिसमें गेहूँ की मात्रा ज़्यादा ही मिट्टी नहीं होगा तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो प्योर जो कि आपका वीट होगा उसमें कोई भूसा कचरा कूड़ा करकट नहीं होगा। लेकिन जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे सब सब स्टैंडर्ड जो कि मटेरियल भी होते हैं जो वास्तव में रियल पिक्चर नहीं दे पाते। नाम से ही लिखता है रियल जीडीपी, रियल का मतलब एकदम वास्तव में। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी भी नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये मैंने नाम दिया है, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल दिया, अब अभी अप्रूवल नहीं हुआ है कि रियल जीडीपी हुई होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो पिक्चर दिखाती है वो रियल पिक्चर नहीं होती है। लेकिन हमेशा जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं हमेशा जो कि नॉमिनल जीडीपी को इंसिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको पता है कि किसी को इतना टाइम नहीं है इतना बैठ करके कैलकुलेशन करें, और जो भी पिक्चर देखेगा वो बोल देगा नहीं नॉमिनल जीडीपी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट टाइम में जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं रियल एंड नॉमिनल, यहाँ पे हमने देख लिया ना, ये कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली बाई कैलकुलेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो होती है उसके द्वारा, जो कि कैलकुलेट किया जाता है एट अ कांस्टेंट प्राइस पे किया जाता है। और इसका अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस 2011-12, ठीक है, रियल जीडीपी की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे जब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो करंट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कहा क्या जीडीपी,
जीडीपी की बात किया। हमने कहा जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट होती है, एक होती है रियल जीडीपी होती है, ठीक है, और एक होती है नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी होता है। इस पे फिर अब कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कांस्टेंट प्राइस पे हम जो कि कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे। लेकिन इसको जब हम बात करते हैं तो इसको हम करंट प्राइस पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम बात, ठीक है, कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं, लेकिन इसका करंट प्राइस पे हम अभी आपको बता रहे हैं हाँ हाँ, जैसे उसका बेस ईयर हो जाता है, मैं वही बता रहा हूँ अभी, अभी बता रहा हूँ। करंट प्राइस होती है एक कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, ठीक है, करंट करंट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब कांस्टेंट और रियल का मतलब है, करंट और कांस्टेंट का मतलब होता है इसका एक बेस ईयर हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। करंट प्राइस का मतलब ये होता है हम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 2024 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 2023 की मध्य से करते हैं। 2024 का अप्रैल का हम निकाल रहे हैं, तो इसको जो है कि हम अप्रैल अप्रैल 2023 से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो हम बेस ईयर को मार्क करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि बेस ईयर क्या 2011 एंड 12 है, जो है कि आपका रियल जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर इज 2011 एंड 12 की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं सवाल जो बन सकते हैं। यहाँ पे मैं सवाल को देख रहा हूँ, अगर सवाल बनता है जो जीडीपी, एक सेकेंड, जैसे जीडीपी की मैंने बात किया, जीडीपी में मैंने कहा एक आपका रियल होती है और एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल की बात करते हैं। रियल जीडीपी में अगर हम बात करते हैं तो इसका कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर पे हम करते हैं। बेस ईयर क्या है इसका 2011 एंड 12 बेस ईयर है, ठीक है। बट इसका नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो करंट प्राइस पे करते हैं। करंट प्राइस का मतलब ये हो गया प्रीवियस ईयर का जो कि है। जैसे मैंने कहा अप्रैल अप्रैल 2024 का जो है कि रियल नॉमिनल जीडीपी आपका 10% था, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 2023 का जो अप्रैल मंथ था इससे तुलना कर रहे हैं ना हम, ये चीज़। लेकिन जब हम बेस ईयर रियल और कांस्टेंट बेस ईयर की बात करते हैं तो ये बेस ईयर हम बना करके 2011-12 की करते। 2011-12 को से पहले 2004 एंड 5 बेस ईयर था, इसको 2017 में, ठीक है, शिफ्ट करके 2004-5 से 2011 एंड 12 कर दिया गया। यह हमारा बेसिक कंसेप्ट था, इसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि रेशियो क्या होती है, रेशियो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। रियल जीडीपी 4 है और नॉमिनल जीडीपी मान लीजिए 6 है, 6 है, तो अब इसको आप कर सकते हो 2, ठीक है, और इसको बोल सकते हो 3। इसके बीच का जो रेशियो निकलेगा एवरेज, उसको हम कह सकते हो डिफ्लेटर होता है। रिलेवेंट इंक्रीज इन द जीडीपी हैज हैपेंड द अकाउंट द हायर प्राइस रादर देन द इंक्रीज द आउटकम। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन अप्रोच क्या होता है। जीडीपी का कैलकुलेशन अप्रोच क्या होता है, 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, 3 आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। जैसे प्रोडक्शन कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। प्रोडक्शन का मतलब किसी फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ है एक साल में। दूसरे में इनकम अप्रोच क्या, मेजर टोटल इनकम अर्न बाय द फैक्ट्री, कितने इनकम अर्न किया, और एक्सपेंडिचर कितने खर्च किया। हालांकि इन्होंने असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो दे रखा है सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गणना, गणना कैसे कर रहे हैं हम इसको, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमने कहा जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी को कैलकुलेशन नंबर 1 3 फैक्टर पे काम करते हैं, यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद तो हमें पता चलेगा ना हमें कितना इनकम इनकम अर्न हुई है, ठीक है। ये 10 मेजर जो कि फैक्टर्स होते हैं करने। जैसे फैक्ट्री में आपने एक्सपेंडिचर किया 10,000 रुपीज, आपने एक्सपेंडिचर किया 10,000 किया, फिर 10,000 से आपका एक्सपेंडिचर से 15,000 का टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो अब क्या क्या इनकम कितनी होती है आपके 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज अर्न, सब कुछ काट पीट करके हम करते हैं। तो आपका क्या होता है कि 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, इन आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि यह भी कहा जाता है कि इंडिया की जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो काफ़ी क्लियर पिक्चर नहीं देती है, क्योंकि बहुत से क्या 60-70% ऐसे सेक्टर हैं इंडिया में कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वो होता है कि उनको लिस्टेड नहीं किया गया है। लिस्टेड नहीं किया गया मतलब वो टैक्स नहीं देते। जैसे सपोज करिए कि बहुत से लोग रेहड़ी लगाते, ठेला चाय बेचते हैं, ऑटो चलाते हैं, वो क्या टैक्स भरते हैं? हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उन्हीं को कैलकुलेट कर पाते हैं जिन जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। ठीक है। तो इस वजह जैसे डोमेस्टिक हाउस वाइफ जो लोग होती हैं वो काम करती हैं, या फिर दिल्ली में आ जाइए, बहुत सी मेड होती हैं जो खाना बनाते हैं हम स्टूडेंट्स का, उनका भी इनकम तो रिटर्न भरती नहीं है, उनका भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता, बट वो तो अर्न तो कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर पे जो हाउस वाइफ होती है, घर पे जो काम करती है, उनको रिटर्न तो भरना छोड़िए, उनको पेमेंट भी कोई नहीं देता है। बात समझ रहे हो? तो ये सभी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, इस वजह से इंडिया की रियल जीडीपी जो है कि वास्तव में नहीं आ पाती है इसको लेके। हालांकि गवर्नमेंट बहुत से काम कर रखी है इस फैक्टर में। कैलकुलेशन, जीडीपी कैलकुलेशन चेंज इंट्रोड्यूस 2014-15 में। देखिए 2015 में सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर, इंट्रोड्यूस न्यू सीरीज ऑफ द इनकम अकाउंट स्टैटिक्स। आप समझ रहे हो? इसको कैलकुलेट किया हमने, कहा कि जीडीपी का जो बेस ईयर था कैलकुलेट करने का, इसने रिवाइज किया था 2015-16 में। ठीक है, 16-17 मैंने बोल दिया था। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था, 2004-5 से शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया था, 2011-12 में कर दिया। अभी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में जीडीपी कैलकुलेशन जो किया जाता है उसका बेस ईयर क्या है, तो आप कहोगे कि 2011-12 है। लेकिन बोल दिया कि 2011-12 से पहले कौन सा ईयर हुआ करता था, तो 2004-5 को कंसीडर करते हैं। तो ये दो कब चेंज किया गया, 2014-15। हमने 16-17 बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो इस बेस ईयर द रिवाइज पीरियोडिकली, ऐसा बोला जाता है कि जो बेस ईयर है हर 5 साल पे उसको चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए कि मतलब 2014-15 में हुआ तो 2020 में इसको चेंज कर देना चाहिए था, बट अभी नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हो गया, क्योंकि 2004-5 में चेंज करने के बाद फिर हम जो कि 5 साल 7 साल में किए, तो हो सकता है आने वाले समय में किया जाए, बट ऐसा होना चाहिए हर 5 साल पे उसको चेंज करना चाहिए। यही जो कि यहाँ पे कर रहा है। न्यू सी इन कॉर्पोरेटेड लेटेस्ट जो न्यू सीरीज किया गया, ये देखिए, सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंट 2008 एट इंटरनेशनल गाइडलाइंस कंप्लाइंट ऑफ द इंडियन और नेशनल इनकम। देखिए जो 2014-15 में चेंज किया गया, ये जो कि किस आधार पे किया गया, इंटरनेशनल गाइडेंस के आधार पे जो कि चेंज किया गया, और ये सिस्टम आया था, सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंट 2008 में ये लाया गया था। अब देखिए, अब ये कह रहा हुआ है जीडीपी नॉट अ वेरी गुड मेकर टू मेजर द डेवलपमेंट। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, अभी 7% 8% है, सपोज करिए 20% हो जाए, तो क्या इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम डेवलप्ड कर गए हैं? तो सवाल है कि नहीं। नहीं, क्योंकि हम केवल पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है, डेवलपमेंट होलिस्टिक है। आप एक सेक्शन को ग्रोथ करके इकोनॉमिकली ये नहीं बोल सकते कि हम डेवलप कर गए हैं। आप इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मेडिकली आप ग्रोथ ना करें। ठीक है, आपका हेल्थ सेक्टर बहुत खराब हो, एजुकेशन सेक्टर बहुत खराब हो, तो इस वजह से यह एक वर्ड और भी कहा जाता है, जॉबलेस ग्रोथ रेट होता है। जॉबलेस ग्रोथ रेट का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है, इकोनॉमिक तो बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही है, बट इकोनॉमिक से जॉब नहीं आ रही है। बात समझ रहे हो? आज जैसे मान लीजिए कि नहर की खुदाई होती थी, हाथ से आदमी खोदते थे, 100 लोग लग जाते थे, लेकिन उसमें 100 लोगों की दाल रोटी चलती थी। आज जेसीबी चलती है, जेसीबी आती है, जो 100 लोग पूरे 10 दिन में काम नहीं करेंगे, वो 10 घंटे में काम करके चली जाती है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि जो मार्केट है, लेबर मार्केट है, उसमें मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण जो होता है बहुत ज़्यादा से हो जा रहा है, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटी है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि ये सोशल इशू, इस वजह से वो अलग अलग डायमेंशन निकलेंगे, ऐसा बोला जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे आपसे सब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में पूछ ले, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो ग्रोथ रेट है मेजर किया जाता है? तो देखिए, डोंट एक्सटर्नलिटी, देखिए, क्राइम, पॉपुलेशन, इक्वालिटी, डिप्लेटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स,
तो नहीं होता। फिर उसके बाद इट डजन मेजर एस्पेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि हम हेल्थ की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बस उसमें पैसे कमाते हैं। तीसरी चीज़ आता है जीडीपी, आल्सो इंक्लूड द सोशल नेगेटिव एक्टिविटी, आल्सो इंक्लूड जनरेट इकोनॉमिक आउटपुट, मनी स्पेंड और रिपेयर द वर्कर आफ्टर। जब हम किसी चीज़ को रिपेयर के लिए खर्च करते हैं तो वो जो है कि हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती है। तो जो भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है वो फ्रेश फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसी को किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए चैलेंजेस विद द करंट जीडीपी कैलकुलेशन में क्या है, आउटडेटेड डाटा होती है। इस समय जो हमारे जीडीपी में कैलकुलेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात आती है, ये तीन सबसे बड़ी चुनौती होती है। पहला होता है जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो आउटडेटेड तरीके से हम करते हैं। पहली चीज़ अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हमने कहा जो रिक्शे चलाते हैं, चाय बेच रहे हैं, फिर रेडी जो लगाते हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता। फिर उसका एक्सक्लूजन ऑफ द प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्कर। जो घर में काम करती हैं, मम्मी हाउसवाइफ होती हैं, या एग्रीकल्चर में जो आप घर के लोग काम करते हैं, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो चैलेंजेस है। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, यहाँ पे पॉवर्टी से हमें कॉन्टेक्स्ट है गरीबी, यहाँ पे लिख रहे हैं गरीबी, गरीबी की बात कर रहे हैं। गरीबी की बात यह है कि आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो कि पुअर हो। जैसे आपको रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, आप रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप समझिए गरीब हो। अगर आप दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो आप आगे क्या करेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतना सिस्टम है, तो इस वजह से करते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है कि इनको फुलफिल करवाने के लिए अलग अलग स्कीम चलाती है। तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, एक होता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के आधार पे ही नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लॉन्च किया गया बाय द नीति आयोग। नीति आयोग को इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2015 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसने जो है कि प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, कमीशन को रिप्लेस किया, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कब कौन किया और नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब किया। तो जो नीति आयोग है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यूपी पीसीएस में सवाल भी पूछा था, नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग का। नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी नहीं है, इसको एज ए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो है कि पास किया गया, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसके एक नॉर्मल ऑर्डर पे पास किया, वैसे ही जैसे प्लानिंग कमीशन था 2015 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक तरह की थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, अपने अपने ओपिनियन देते हैं। इसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। फंक्शन वही है जो आपका प्लानिंग कमीशन कर रहा था और वही जो कि नीति है। डिफरेंसेस क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा 75% स्टेट्स का जो है कि इसमें यस होना चाहिए, 25% बस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस वजह से कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम इन इंडिया और स्ट्रांग हुआ नीति आयोग की वजह से। नीति आयोग ने इसको देखिए, एक जो कि रिलीज डिस्कशन द पेपर, टाइटल क्या है? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6, 2005 से 6 से लेकर के अभी तक 2023-24 तक की बात किया था। अभी सवाल क्या करेगा? नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग करता है, पहली चीज। दूसरी बात, नेशनल द पेपर यूज फॉर द एस्टिमेट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की फंडिंग डिस्कशन। अभी देखिए इसमें दिया गया है कि फंडिंग के लिए वो डाटा दिया गया, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए फास्टेस्ट रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, जो सबसे ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं कि नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू कि सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से वहाँ पे गरीबी घट रही। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान है। वहाँ पे ये कह सकते हो फास्टेस्ट रिडक्शन इन द प्रपोर्शन ऑफ द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। ऑल 12 इंडिकेशन होते हैं,
नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है। इसमें देखिए 12 इंडिकेटर होते हैं। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस रिडक्शन की बात करते हैं, जैसे कुकिंग, फ्यूल एंड हाउसिंग, हाईएस्ट डेप्रिवेशन लिमिटेड डेप्रिवेशन, फिर उसका चाइल्ड एडल्ट मोर्टालिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स अकाउंट। बैंक्स अकाउंट से यहाँ मतलब है जन धन अकाउंट, जो 2014 में लॉन्च किया था। जन धन अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव जो था इसका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब आते हैं इंडिया ऑन द ट्रैक। इंडिया जो है ट्रैक पे है, किस पे? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 1.2, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा विश्व का, उसमें इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसके थ्रू? नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के थ्रू के अंतर्गत। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लूंगा आपके साथ। हमने क्या कहा? नेशनल नेशनल मल्टी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी पॉवर्टी इंडेक्स। इंडेक्स कौन पब्लिश करता है इसको? नाम बताइएगा। इसको नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कब? 2015 में। और इसने रिप्लेस किसको किया था? रिप्लेस इसने किया था प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को। और ये किस तरह की बॉडी है? एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बॉडी है। इसको जनरली किया गया था। और इसका जो चेयरमैन होता है, जो चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। एक तरह की थिंक टैंक है, ठीक है, थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है, जो कि जैसे वो थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 12 डायमेंशन इसको इंक्लूड किया गया। और इंडिया इसके थ्रू इंडिया जो है नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी थ्रू के अंतर्गत जो SDG का गोल 1 है, उसको अचीव करने के लिए आसपास है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक टॉपिक और निकल के आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू, SDG के थ्रू निकल करके आती है। SDG है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको 2015 से लेकर के 30 के बीच में 17 गोल रखे गए हैं। ये जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको अचीव करना है। ठीक है, इसको अचीव करना है किसके थ्रू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल। इसमें पॉवर्टी है, एजुकेशन है, वाटर है। आपको इसको पता होना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो CS सेंटर दिल्ली के लिंक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे SDG के बारे में, आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब आगे आते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के बारे में। देखिए क्या करते हैं। ये रिलीज किया गया, देखिए फर्स्ट टाइम जो रिलीज किया गया 2021 में किया गया। और इसका जो डाटा सेलेक्ट किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 जो था, उसके आधार पर डाटा लेकर के रिलीज किया था। अंडर गवर्नमेंट गोल इंडिकेट फॉर द रिफॉर्म एंड द ग्रोथ इनिशिएटिव, नीति आयोग द नोडल एजेंसी फॉर द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के हमने पहले भी बताया है। ग्रिड जिसको कहते हैं GIRG, ग्रिग मतलब ये हो गया ग्लोबल इंडिकेट्स फॉर द रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव की बात करते हैं। ये मॉनिटर करता है इंडिया परफॉर्मेंस ऑन द वेरियस सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स को जो करता है। मेथोडोलॉजी यूज कौन सा करा जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशन के बॉडी। अभी देखिए जो मेथोडोलॉजी है, अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी को यूज किया था। और ये क्या करता है? ये पीपल एज ए पुअर एंड नॉट पुअर डुअल कट ऑफ द काउंटिंग मेथड को इंक्लूड किया जाता है। सब इंडिकेटर भी दिए गए हैं नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में। हेड काउंट रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी को लेकर के बात करते हैं। इंडिकेटर इन द नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडिकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है मॉडल रिटर्न? 10 ओरिजिनल इंडिकेटर, 10 ओरिजिनल इंडिकेटर थे और 2 इंडिकेटर और 2 जो कि और इंक्लूड किए गए थे। अब कितने हो गए आपके? 12 टोटल इंडिकेशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए 12 इंडिकेशन। डायमेंशन कितने हैं? डायमेंशन 3 है। पहला हेल्थ है आपका, दूसरा आपका एडुकेशन है, तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये अब तीनों, जैसे मान लीजिए हेल्थ है तो हेल्थ का 1/3 है, मतलब 33.33% हेल्थ में है, 33.33% आपका एडुकेशन है,
33.33% आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। लेकिन जो इनके सब इंडिकेटर हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 है, डायमेंशन 3 है, इंडिकेटर कितने हैं, 12 हैं। लेकिन जब हम हेल्थ में बात करते हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, इसमें 3 आते हैं। जैसे न्यूट्रिशंस लेवल क्या है, न्यूट्रिशंस लेवल जब आपका बढ़ेगा तभी आपकी हेल्थ होगी। ऐसा नहीं कि दाल रोटी चावल खा करके रोज बैठिए, दूध ना लीजिए, अंडा ना लीजिए, नॉन वेज मत खाइए। दूसरा चाइल्ड अडल्ट मोडालिटी, जैसे चाइल्ड और जो एडल्ट हैं उनकी मोर्टेलिटी। मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, मैटरनल हेल्थ का मतलब जो माताएं होती हैं उनकी हेल्थ की बात करते हैं। अब उसके बाद एजुकेशन में जो थर्ड सेकेंड जो डायमेंशन है उसका जो कि इंडिकेटर क्या है, ईयर ऑफ द एजुकेशन कितने किए और स्कूल अटेंडेंस कितने दिन तक किया गया। अब उसका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपका, उसके लिए देखिए क्या करें। कुकिंग फ्यूल, उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। सैनिटेशन की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, हाउसिंग मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंदर अर्बन है। असेट कितना है आपके पास, पैसे कितने हैं। असेट मतलब ये हो गया आपके पास फैसिलिटी, टीवी कूलर फैन एसी क्या है क्या नहीं। बैंक से अकाउंट लाइक जन धन की योजना के थ्रू इस चीज़ को लेकर के हम बात करते हैं। लेकिन इसी के आधार पे हम ये भी बात कर लेंगे, जैसे हमने कहा नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, हमने कहा ये किस पे बेस्ड है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप आगे आकर के बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्लोबल ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो पब्लिश किया जाता है या रिलीज किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा 2010 से किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 से किया जा रहा है। इसके कितने डायमेंशन हैं, 3 हैं और इंडिकेटर 12 हैं। अब आते हैं, अब यहाँ मल्टी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी से ट्रैक डेप्रिवेशन 10 इंडिकेटर हैं, लेकिन इंडिया में कितने थे इंडिकेटर, 12 थे। ये चीज़ है और ये 110 कंट्री को इंक्लूड किया। इसके बाद ये काउंट्स कर रहा है ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। फिर इसके बाद तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तीसरा जो सेक्शन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट है। मेजर इनिशिएटिव ये भी ठीक है। अब आते हैं हम आगे, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब, तो पानी पिलाइएगा हमें। ठीक है, मल्टी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। हम आगे कुछ बात करें इससे पहले मैं आपको गिलास में, ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ी शरीर का एनर्जी जो कि लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा चिल रहिए और न्यूट्रल रहिए और डेडिकेटेड रहिए कि नहीं आपको कैसे आगे बढ़ाना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देते हैं। अब आते हैं हम, जो थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे पहला लेक्चर का थर्ड टॉपिक आएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देखिए, अगर पढ़ाना हो तो थोड़ा सा हमें अलग होना चाहिए। हमने कहा डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांसफर। अब इस वर्ड को हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे अलग अलग। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब अगर हम कहते हैं सीधे सीधे सीधा स्ट्रेट, बेनिफिट फायदा, ट्रांसफर हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब सपोज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट्स कोई स्कीम चलाती हैं, स्कीम नाम ले रहे हैं पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान योजना को लेकर के। अब क्या अगर आपका पीएम किसान में रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी। बात समझ गए, उसमें कोई बिचौलिया नहीं आएगा। 6,000 भेजना है, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में ये ट्रांसफर कर देगी। तो ऐसे ही, ऐसा क्यों कहा गया, यह भी पता होना चाहिए ना, ऐसा क्यों किया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए 1980 का समय था जब राजीव गांधी
आज ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, तो वो कहते थे कि अगर हम 100 पैसे 100 पैसे अगर भेजते हैं, केवल 15 पैसे ही बेनिफिशियल के पास जाता है, और 85 पैसे जो होते हैं बिचौलिया बिचौलिया जो है कि खा जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसा स्कीम लाते हैं, करते हैं। तो ये इनिशिएटिव अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन 2014 के बाद 14 के बाद जब केंद्र सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी आई, तो इसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए बहुत काम किया। बहुत काम करने का मतलब ये हो गया, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, सबसे पहले ये किया कि अगर ट्रांसफ़र करना है तो उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में जन धन योजना जो है कि ओपन करवाया, कि अकाउंट्स होगा तभी करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना था। तो ये आपका एक आधार आया, आधार कार्ड आया, इसमें आपकी पहचान हो जाती है। और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट के लिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब ये तीन मिल करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को इतना क्रूशियल और इम्पोर्टेंट बना दिए, बहुत सक्सेसफुल हुआ। जैसे एक जन, जैसे जनधन, एम से मोबाइल, तो जैम, सॉरी ऐसे कहते हैं ना, जैम। अब देखिए जैम का फुल फॉर्म हो गया, जे से आपका जनधन हो गया, ए से आपका आधार हो गया, एम से आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और ये मिल करके क्या बन गया, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी आपका बैंक अकाउंट्स है, उसमें आपका आधार लिंक है और मोबाइल नंबर भी है। जैसे आपके बैंक अकाउंट्स में आएगा, आपको आधार कार्ड से लिंक है, मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, कोई इसमें नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यही मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं डीबीटी क्या है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्कीम अंडर द डीबीटी कौन कौन सी स्कीम है, जैसे पहल स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, एस एन सेप जो कि स्कीम है। इन काइंड ऑफ ट्रांसफर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू द एन इंटरमीडिएटरी एजेंसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर पीडीएस, तो कर देते हैं। फिर अदर ट्रांसफर क्या किया जाता है, नॉन गवर्नमेंट बेनिफिशियरी फंक्शनरी, तो जो भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आशा हो गई, ये सभी लोग जो है उनको जो है कि ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अभी न्यूज में क्या है, बात किया जा रहा है कि डाटा आया हुआ कि इतने करोड़ रुपीस 2014 से लेकर 23 के बीच में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाना और टर्मिनेट पोलीफरेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स। मतलब यह है कि पारदर्शिता लाया जाए, जो बिचौलिया लोग होते हैं पैसे खाते हैं उनको हटा दिया जाए। फिर उसके बाद लॉन्च कब किया गया, 2013 में। आप समझिए 2013 में लॉन्च किया गया, तो किसकी सरकार थी, यूपीए मनमोहन सर की। 2014 में जो कि मनमोहन सिंह बने, तो ये आज का पुराना नहीं है। इसके बाद वीजा इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इन कंट्री 2014 में किया गया। फिर उसका नोडल एजेंसी कौन है जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को काम करती है, डीबीटी मिशन, कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर द सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट पीजी डिस्ट्रीब्यूशंस आर द चैलेंजेस थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत जो कि किया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को रेगुलेट। आधार रिक्वायरमेंट, अगर आप डीबीटी फायदा लेना चाहते तो आपका आधार होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आधार तभी बनेगा जब आपका कोई एक मोबाइल नंबर उसमें लिंक होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और की इनेबलर फॉर द डीबीटी, जैसे कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि डीबीटी को इनहेंस करते हैं। तो मैंने कहा ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मीन्स जैम, जन धन आधार मोबाइल, ये ट्रिनिटी बन गई यहाँ पे। ये ट्रिनिटी के थ्रू जो है कि हम अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और अच्छे से बना पा रहे हैं। दूसरी चीज, बिजनेस करस्पॉन्डेंट बीसी क्या है, गवर्नमेंट सीधे काम नहीं कर रही है, बीच में डायरेक्ट मतलब कि जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बैंक मित्रा हो गए, फिर उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो गए। तो अब ये क्या है कि घर घर जाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का वो चीज़ आधार जन धन अकाउंट्स खोलते हैं, तो ये करते हैं। पेमेंट बैंक होती है ये जो कि पेनेट्री करती है, मोबाइल मनी होती है उसके थ्रू करती है। अब चौथा जो हमारा लेक्चर्स में होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, हेल्प का मतलब होता है सहायता, और जो है कि ग्रुप का मतलब समूह हो गया। मतलब समझिए कि 10 लोग मिल जाएं, 10 लोग परेशान हैं, मान लीजिए सीएस सेंटर दिल्ली को इस्टेब्लिश करना है। सीएस सेंटर दिल्ली को एक श्याम नाम का व्यक्ति होता है, उसके दिमाग का ओरिजिन होता है कि हम इस आधार पे इस फंक्शन को करेंगे, लेकिन दरअसल बात ऐसी आ जाए कि नहीं, हमें हमारे पास फाइनेंस नहीं, तो 10 लोग मिलेंगे और अपने में एक बिजनेस करेंगे। किसी को जो भी पैसे चाहिए 10-10 रुपये लेकर के 100 रुपये बनेगा, और 10 में से किसी को 100 रुपये की जरूरत है तो उसको दे देंगे, वो अपना काम कर लेगा, फिर वो 100 रुपये वापस कर देगा। बात समझ रहे? उसमें 10 रुपये तो उसका है, 90 रुपये दूसरे का। तो ऐसे मिला करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं की सहायता करना एक ग्रुप हो जाता है। अब देखिए, लखपति दीदी स्कीम होती है। तो लखपति दीदी स्कीम क्या है? इसको लॉन्च किया गया 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल सेल्फ हेल्प वुमेन अर्न एट लिस्ट 1 लाख रुपये एक साल में जो कि अर्न कर सके। फिर वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है ये। एक्टिविटी कवर किया जाता है इसके प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग एंड ऑपरेशन। मतलब ये है ग्रुप बना करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या करना है, जैसे मान लीजिए 10 लोग मिल गए, अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया, 100-100 रुपये लगा करके 1000 रुपया हो गया, और पापड़ बेलना या दोना पत्ता होता है उसको शुरू करना, तो ये अपने में करके फिर बिजनेस कर रहे हैं। बस मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी बनाना है करके अपना जो है कि एक बिजनेस छोटे लेवल पे करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जो है कि इनको सपोर्ट करती है। अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात, ये विलेज वेस्ट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कमेटी के रूप में काम करते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये भी बात देखिए, जो सिग्निफिकेंस है क्या है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन लाता है, वुमेन्स को एम्पावर करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, पॉवर्टी जो कि कम होती है, इनकम इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन लोन बाय द 20% के हिसाब से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे मेजर इनिशिएटिव जो लिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रमोट करने के लिए, अलग अलग ये तरीके से लिया गया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंस ये नहीं है, हम आगे चलेंगे। सेल्फ हेल्प हेल्थ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज की बात कर रहे हैं, यह भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम आगे चल करके इनको कंटिन्यू करें। राइट, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे, लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, तो इसमें फिजिकल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। आगे फिर हम नया लेक्चर लेकर के आएंगे, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्पॉन्सर्ड बाय सीएस सेंटर दिल्ली के थ्रू है, इसमें आपका हर एक एग्जाम जो कि कवर हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।